चुरा के डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। सिक्योरिटी इज मिथ। अगर आप सोचते हो मैं सिक्योर हूँ तो आप सिक्योर नहीं। क्या होता है जब रेड मारते हैं तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर के बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में कहाँ जाएगी, और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया भी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें नाम याद आता है सुंदर पिचई, जो भारत के बहुत बड़े व्यक्ति हैं और जिन्होंने बाहर जाकर के हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वैसे ही हम सत्य नडेला की बात भी करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना प्लस काम करती है, कितना नेगेटिव काम करती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, और साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर हिस्ट जैसे शब्दों को सुनते हुए हमें लगता है कि यार एक बहुत बड़ा इशू है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर अमित मल्होत्रा जी। अमित जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे अपनी लाइफ के बारे में अपना जर्नी कैसे शुरू किया और कैसे आप एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट बने। सर बेसिकली क्या है कि मैं एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर था। मैंने एक कंप्यूटर हार्डवेयर का एक बेसिक कोर्स किया था, उसके अलावा मैंने कोई कोर्स नहीं किया आज तक लाइफ में। जो चीज़ मैंने स्टडी करी है सेल्फ स्टडी करी है, खुद सीखा हूँ, खुद बना हूँ। तो बेसिकली मैंने 2002 के आसपास ये कोर्स किया था और मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया था कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे सेल्फ स्टडी करके नेटवर्किंग की फील्ड में मैं ऊपर उठा। तो नेटवर्किंग में मेरे को अच्छी जॉब ऑफर हुई, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में यूएस में जॉब भी करी। यूएस में आप वर्किंग है? हाँ जी, यूएस में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर मैंने और थोड़ा सा इसको और इधर एड ऑन्स किए, तो मैं वेब टेक्नोलॉजीज में भी गया। वेब टेक्नोलॉजीज के बाद मैं साथ साथ साइबर में भी गया। तो इसके बाद मैं 2008 में सब इंस्पेक्टर एज ए भर्ती हुआ था, तो उसके ऊपर भी मैंने काम किया। और मैंने उसके बाद 2009 के आसपास मैंने नासा भी ज्वाइन किया। तो नासा की जॉब मैं छोड़ के फिर इंडिया आया। नासा क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने देश को सर्व करूँ, प्लस मैं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे साथ रहें। तो मेरे पेरेंट्स उधर नहीं आ रहे थे, तो मैं चाहता था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में अपने पेरेंट्स से 10 या 12 बार मिल पाऊंगा। तो इससे बेटर है मैं अपनी जॉब छोड़ के इंडिया में ही जाके जो मैं सैलरी ले रहा हूँ वो मैं लोगों को ना दूँ उधर जाके। Then you started your own work. हाँ जी सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फादर साहब क्या करते थे? फैमिली बैकग्राउंड ये कि मेरे फादर और मदर दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो मेरे फादर जो है वो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इधर एज एक्शन थे, और मेरी मम्मी प्रिंसिपल थी एमसीडी के स्कूल में। तो आप साइबर क्राइम की जो ये दुनिया है, ये साइबर क्राइम वर्ड आया है बाहर, ये इंडिया के अंदर या इस दुनिया में पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से आया? देखिए, मैं इस फील्ड में 2006 में बिल्कुल उतर चुका था, जबकि साइबर क्राइम का बिल्कुल नाम नहीं था। मतलब आप अगर 2006 की थ्योरी उठा के देखेंगे तो साइबर क्राइम से लिंक्ड कोई भी केसेस थाने में नहीं आते थे। लोगों को साइबर क्राइम मालूम नहीं था होता क्या, किस टाइप का क्राइम है। 2006 की अगर हम बात करें तो उस टाइम अगर आज के कंपैरिजन में बात करें तो शायद उतने बड़े स्मार्टफोन्स नहीं थे। और शायद थे ही नहीं थे। पहले छोटे जो फोन आते थे उसको हम यूज करते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है, जैसे जैसे नए एप्स आते गए हैं, या आप कह सकते हो मॉडर्न डे जो टूल हमारे हाथ में आ गया, क्या इसकी वजह से साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ा है? बेसिकली मैं कहूँगा कि 2006 की बात करते हैं तो 90% लोग क्या करते थे, याहू खोलते थे, याहू का चैट रूम खोलते थे। ठीक है, याहू पे चैटिंग की, डेट्स इट, यही इंटरनेट होता था, या फिर गूगल पे सर्च। इंटरनेट इसी का नाम था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कहीं पे हम लोग कनेक्टेड नहीं होते थे। 2010 के आसपास इधर ऑर्कुट और हाई फाइव आया था, तो उसके ऊपर लोग आए, कनेक्टेड हुए आपस में एक दूसरे से। 2010 में ही फिर फेसबुक का अपना इंट्रो हुआ, फेसबुक आया, फेसबुक के साथ लोगों ने अपने अकाउंट बनाए, व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, सब चीज़ आती गई। तो मतलब आप देखोगे कि उस टाइम आपको 1 GB डाटा मिलता था पूरे महीने का, या 1.5 GB। हम लोग उसके ऊपर काम चलाते थे। आज 1.5 GB पर डे मिलता है, तो उसके ऊपर काम नहीं चल पाता। ठीक है ना। तो वो भी क्योंकि आप जब सो के उठते हो सुबह, तो सबसे पहले देखते हो कि कहाँ पे मेरी रील लाइक की गई है, कौन कौन से मैसेजेस आए हैं, क्या क्या पोस्ट आई है, सारी ये चीज देखते हो। रात को सोने से पहले यही चीज देखते हो। ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया। तो जहाँ जहाँ आप इंटरनेट से ज्यादा कनेक्टेड होते जाओगे, वहाँ पे आपका क्राइम रेट बढ़ता जाएगा। जैसे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी रिसेंटली, मुझे मूवी का तो नाम याद नहीं है, बट आई हैव वॉच्ड अ मूवी, जो साउथ का एक मूवी था। उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड होता है और कैसे एक चेन काम करती है। जैसे हमने कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड किया, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, हम उन्हें बिना पढ़े हुए एग्री का बटन दबा देते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जो है ना ऐसे ही चलता रहता है। हम जाने अनजाने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों को दे रहे हैं और उसका वो गलत इस्तेमाल करके हमारे साथ ही जो है ना फ्रॉड करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के
जो लोगों को जान लेनी चाहिए? देखिए, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी इज मिथ। सिक्योरिटी इज मिथ। मिथ। अगर आप सोचते हो मैं सिक्योर हूँ तो आप सिक्योर नहीं हो। ओके। कोई भी सोचता है मैं सिक्योर हूँ तो सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो उस टाइम। तो मतलब कोई भी आपकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, इवन विदाउट यू टचिंग योर फोन। आपके फ़ोन को छुए बिना आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस ले सकता है, आपकी पूरी प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है, सारी चीज़ें उसके हाथ में एक सिंगल। सर रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी जो मुझे याद आ रहा है कि जो भी हम बातें करते हैं, अगर ये डिवाइस सो कॉल्ड मोबाइल फोन अगर हमारे पास में है तो क्या ये हमारी बातें सुनता है? ऐसा मैंने कुछ सुना। हाँ जी, देखिए जितनी भी हैं आप अपने फ़ोन में ऐप्स डालते हो। आपने कोई भी व्हाट्सएप आजकल सबके फ़ोन में है, इंस्टाग्राम सबके फ़ोन में, फेसबुक सबके फ़ोन में। तो हम ये ऐप्स डालते हैं, ऐप्स डाल के चलाते हैं, हमें लगता है हम सेफ एंड सिक्योर हैं। हमने कोई भी फ़ोटो क्लिक करी, नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम कहीं पे भेजते नहीं हैं, हमें लगता है हम सेफ़ हैं। लेकिन आपने कभी भी इन ऐप्स को जब आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो, आपने देखो नीचे एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका कैमरा एक्सेस ले रहे हैं, आपकी लोकेशन एक्सेस ले रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस ले रहे हैं, आपका टोटल एक्सेस फ़ोन का लिया जाता है, इवन आपके माइक्रोफोन का एक्सेस भी। अब ये कंपनीज़ हमें फ्री में डाटा दे रही है। फेसबुक आपको दे रहा है कि ना आप फ़ोटोज़ डालो अनलिमिटेड, यूट्यूब आपको दे रहा है अनलिमिटेड वीडियोज़ डालो। क्यों? कारण क्या है कि आपका पूरा का पूरा डाटा आपके फ़ोन में से चुरा के डार्क वेब पे बेचा जा रहा है। डार्क वेब, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इस डेटा का ये लोग जो कंपनियां हैं, हमसे उन्होंने एक्सेप्टेंस एक तरीके से ले लिया है कि भाई हमने अप्रूवल दिया है अपने ही डेटा को उनको यूज करने के लिए। बट वहाँ पे एक लाइन भी लिखी आती है कि ये जो डेटाबेस है हम किसी भी तरीके से इसको यूज नहीं करेंगे, यू आर सेफ। तो क्या वो जो गाइडलाइन उन्होंने दी है या जो लाइन दी है वहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है? देखिए, इसका मैं बताता हूँ कि आपने देखा होगा पहले व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते थे गूगल प्ले स्टोर से। पहले आपके पास पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस आती थी, उसके बाद आई एक्सेप्ट आता था। तो आप आई एक्सेप्ट करते थे, उसके बाद जाके आपका वो व्हाट्सएप इंस्टॉल होता था। अभी क्या हुआ कि पीछे सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक लगा दी थी पिटीशन कि ना व्हाट्सएप हमारा डाटा ब्रीच कर रहा है सारा। तो उसके अंदर चेंजेस क्या किए गए, अब आप देखते हो प्ले स्टोर में जाते हो तो आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना चाहते हो तो इंस्टॉल बटन आता है, आप सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करते हो ना, इंस्टॉल हो जाता है। कोई आपसे आई एक्सेप्ट नहीं मांगा जाता। क्यों नहीं मांगा जाता? लेकिन नीचे जाके आप टर्म्स एंड कंडीशन में देखो कि वही जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ऊपर आ रही थी वो अब अंदर कर दी गई। डाटा ब्रीच अभी भी हो रहा है। गूगल, अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन लेते हो सबसे पहले आपसे ऑप्शन मांगी जा रही है कि जीमेल आईडी अपनी एंटर करो, उसके बिना गूगल का कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी ऐप स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले मांगा जाता है। गूगल को मैं एक चीज़ बोलता हूँ, गूगल सबसे बड़ी चीज़ है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया साथ होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि गूगल हमारी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, इवन कि आप जो सोच रहे हो उसको भी ट्रैक करना चालू हो गया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, एआई का। तो उसके साथ साथ क्या है कि एक ह्यूमन के माइंड को भी रीड किया जा रहा है कि उसकी सोच क्या है, कहाँ तक वो ना सोचेगा और क्या सोचेगा, किस चीज़ के लिए सोचेगा, वो सोच कैसे इंटरलिंक हुई है, मतलब हाउ एआई इज वर्किंग। आपका क्या मानना है कि जैसे एआई के आने से साइबर सिक्योरिटी में ये एडवांसमेंट है या ये मतलब ये डिफेंसिव थ्रेट है? देखिए, अगर एआई की बात करते हैं तो इसको दोनों तरीकों से हम देख सकते हैं। इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, ये अच्छा भी है बुरा भी है। अगर अच्छे की बात करते हैं तो हमारा जो काम है, जो हमें बहुत मेहनत करके करना पड़ता है, वो विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो फ्यूज इतना है कि किसी की भी वॉइस को क्लोन कर सकते हो, किसी के भी फेस को क्लोन कर सकते हो। वीडियो भी देखा था इधर ऐसे टूल्स हैं कि मैं आपकी एक स्टिल फोटोग्राफ लूंगा, स्टिल फोटोग्राफ को लेके लगाऊंगा और आपकी वॉइस का छोटा सा सैंपल लूंगा, सैंपल को अपलोड करूंगा और जो कंटेंट टाइप करूंगा मैं वो कंटेंट आपकी पूरी वीडियो में वही कंटेंट वो बोलेगा एआई, सेम वेवलेंथ के हिसाब से सेम। और मतलब आपको डिफरेंशिएट करना भी टफ हो जाएगा कि ये मैं बोल रहा हूँ या एआई बोल रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि अमित शाह का ये हुआ था केस कि जब हमारी अपने इलेक्शन का टाइम था उस टाइम अमित शाह जी का इसी टाइप से एक वीडियो बना के क्या क्या बोल दिया गया था, उसके लिए ऊपर काफ़ी आई थी न्यूज़। इस फील्ड में से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब जो आम जनता है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपने बताया कि भाई हम सिक्योर तो है ही नहीं, हाँ जी, लेकिन हम किस तरीके से कुछ प्रिवेंशन मॉड्यूल को अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं? कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान रख करके सिक्योरिटी हद तक बचा जा सकता है? सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी अपने हाथ में है। ठीक है, हम ही कितना सिक्योर हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को ना लेके अलग अलग चीज़ों की ना सिक्योरिटी है। जैसे आप अगर फ़ोन की बात कर लेते हैं, फ़ोन एक इधर ऐसा कॉमन डिवाइस है कि सबके हाथ में है, सब चलाते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, ये एक बॉम्ब है। हम अपने हाथ में, फोन आपके हिसाब से एक बॉम्ब है। हम अपने हाथ में बॉम्ब लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर जहाँ पे हमने फ़ोन को अपने साथ इधर अटैच कर लिया तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच तो है ही है, 101% है।
तो इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि हमारे पास कोई भी अननोन सोर्स से लिंक आता है तो हम उस पर क्लिक ना करें, ठीक है। कोई भी हमारे पास मैसेज भी आता है अननोन नंबर से, क्योंकि देखिए हम लोग ये ट्रेनिंग भी ना देते हैं, तो बड़ी सिंपल सी वे बताता हूँ कि किसी के मोबाइल फ़ोन को हैक करना बहुत सिंपल वे है कि आपके फ़ोन पे मैं जस्ट एक फोटोग्राफ भेजूंगा, मॉर्निंग का मैसेज होगा, आपने फोटो देखी, आपका फ़ोन हैक हो गया, आपको मालूम भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसके अंदर लिंक है, उसके पीछे इंटीग्रेट किया जाता है। हाँ। एक बाइंडिंग होती है, हाँ। एक एप्लीकेशन बाइंड कर दिया जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हो रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। जी जी। वो ट्रोजन का काम क्या, आपके फ़ोन के अंदर आएगा, आपके पूरे फ़ोन की परमिशन अलाउ करके सामने वाले को दे देगा। सर जैसे अभी ना रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज़ और पढ़े थे कि आलिया भट्ट के साथ उसके फोटो के साथ ना कुछ फोटो डम जिसको बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति है यंग एज में, क्या होता है ना, वो थोड़ा सा लव वाला एंगल हर किसी व्यक्ति की लाइफ में है। श्योर। मान के चलो एक्स पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, एक्स पर्सन अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, ठीक है, तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि उनकी जो चैट है, फोटोज हैं, उसको भी हैक किया जा सकता है? हाँ जी, और उसको देन लीक किया जा सकता है किसी ना किसी प्लेटफॉर्म। हाँ जी, वो कैसे होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है, फ़ोन के अंदर एक हमारा होता है इधर एडीबी, हाँ जी, एंड्रॉइड के अंदर होता है जी। तो मतलब लोग क्या कहते हैं कि आईफोन सिक्योर है, लेकिन आईफोन भी सिक्योर नहीं है, इधर आईफोन भी हैक हो जाते हैं। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो सिक्योरिटी मैंने बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी इज मिथ। ओके। तो सिक्योर तो आप अपना कुछ समझिए मत। तो मेरा एनडीटीवी पे भी इसके ऊपर लाइव आया था, मैंने एनडीटीवी पे लाइव फोन हैक करके दिखाया था। एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह ही सोचना पड़ेगा, तो तभी हम पकड़ पाते हैं। तो मैं इधर एज ए इथिकल हैकर ही हूँ, तो वाइट हेड हैकर बोल लो। अगर हमें इधर हैक करना नहीं आएगा तो हम इन्वेस्टिगेट करके उसको रोक कैसे पाएंगे? अभी ऐसा होता है कि सर जितने, जैसे आपने सुना होगा कॉस्मोस करके एक जो है ना कोऑपरेटिव बैंक है, जहाँ से हैकर्स ने बैक इन 2016 2018 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट करीब 94 करोड़ रुपए उन्होंने चुराए थे, उसकी कोशिश की थी, और कुछ पैसा तो वापस आ गया था, लेकिन सारा पैसा वापस नहीं आ पाया था। तो ये कैसे करते हैं ये काम? कैसे बैंक को हम मानते हैं कि हमारा जो पैसा है ना सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि चलो फोन से तो हम सोच सकते हैं कि चलो फोन में कुछ हो सकता है, पॉकेट में हमारे पर्स है, पैसा है, वो निकल सकता है। बैंक जिसको ग्रामीण जो लोग हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि भाई बैंक से ज्यादा सेफ हमारे लिए कुछ नहीं, हमारा पैसा बैंक में, तो बैंक में चोरी होने का फैक्ट है। बट वहां से तो बड़ा अमाउंट, हम जैसे हजारों करोड़ों लोगों का पैसा निकाला जा सकता है, तो फिर हम सेफ्टी को कैसे देखें, क्या करें? फिर इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या चीज़ लॉजिक होता है यूज़, मैं आपको क्लियर जो भी इसके फंडास हैं क्लियर करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, 2016-17 की बात बताता हूँ। सिंगापुर बैंक जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि मतलब इंडिया के लोग जितने अपनी ब्लैक मनी होती थी उधर इन्वेस्ट मारते थे, तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली हर नेता की ब्लैक मनी पे पड़ी हुई थी, हर नेता की। किसी भी ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन करते हो, देखो पासवर्ड तोड़ना नॉट ए टफ जॉब, ब्रूट फोर्स करते हो पासवर्ड टूट जाता है, किसी का भी पासवर्ड तोड़ लिया। आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांजैक्शन जो आईडी जनरेट होता है आपका, उसके पीछे एक स्विफ्ट कोड जनरेट होता है आपका। स्विफ्ट कोड जो जनरेट होगा उसके पीछे आपके पास एक स्विफ्ट आती है, स्विफ्ट मेल होती है, वो बैंक से मतलब दूसरे बैंकों में जाती है जहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र हो रही होती है, और उधर पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए तभी वो बैंक उसको एक्सेप्ट करके पेमेंट देता है। तो वो स्विफ्ट जनरेट होती है हर सर्वर पे। तो 2016-17 की बात बताऊँगा, इतना सिंपल टर्म्स होते थे कि ये स्विफ्ट को आप डाउनलोड कर सकते थे बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के अंदर। आज वही सिक्योरिटी बढ़ गई है, तो आप उन सिक्योरिटी को नहीं यूज़ कर सकते, मतलब स्विफ्ट को डाउनलोड करना इधर एक टफ जॉब हो गया अब। तो पहले ये चीज़ होती, तो इधर हैकर्स क्या करते हैं, बेसिकली ब्रूट फोर्स करके अकाउंट एक्सेस लेते हैं। अकाउंट एक्सेस लेने के बाद सर्वर के ऊपर ही स्विफ्ट जनरेट करते हैं, स्विफ्ट जनरेट करके सामने वाले बैंक के पास भेजते हैं, भेजने के बाद पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। ओके, ये प्रोसेस होता है। सर मैंने एक स्टोरी पढ़ा था, जब हम ब्लैक मनी की बात करते हैं ना, तो जितने बड़े लोग हर एक देश में होते हैं, उनका जो पैसा है, सो कॉल्ड ब्लैक मनी या व्हाइट मनी जो भी आप कह लो, वो किस तरीके से बैंक को ट्रांसफर किया जाता है। एक बात जो मैंने सुनी थी उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी आप वर्ल्ड बैंक में या किसी ऐसे बैंक में पैसा इकट्ठा करते हो अपना, जिसकी भनक लोगों को नहीं होनी चाहिए, यानी अगर मैं इंडियन हूँ तो इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा पैसा बाहर सेफ हो, तो वहाँ पे आपके नाम से पैसा नहीं होता, मतलब उसको जमा नहीं कर सकते, कोड जनरेट होता है। अगर कोई आपका अकाउंट नंबर भी है, उस अकाउंट नंबर के बदले वो आपको, जो उनकी टीम होती है, वो आपको नाम भी नहीं बताएंगे अकाउंट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये सिस्टम कैसे बेसिकली क्या है कि वहाँ पे ना फेक अकाउंट खोले जाते हैं। हाँ, मतलब मान लिया इधर आपका नाम ABC है, तो आपका इधर आपका बैंक अकाउंट होगा XYZ, आपका अकाउंट खोल दिया, आपके पास पूरा एक्सेस है, इंटरनेट बैंकिंग पे सब कुछ है,
और इधर से पैसा जो ट्रांसफर होगा XYZ में होता रहेगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि ये इधर ABCC के अकाउंट है। तो ये चीज़ होती थी, लेकिन इधर आइडेंटिटी वहीं की लगी है, वहीं की लगी है सब कुछ। कल को अगर पर्सन है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में होगा, जिसको कोई परसेंटेज शेयर जाता है। तो हम तो इसको कभी ट्रैक ही नहीं कर पाते, वही दिक्कत है। मतलब हमने जो बोलती है कि ब्लैक मनी को वापस लेके हमने 2016-17 में जब इस इन्वेस्टिगेशन पे काम किया, हमें ऐसे अकाउंट दिखे कि उनकी फिगर आउट नहीं कर पाते अमाउंट। हम मान के चलो मेरे पास एक एक्स अमाउंट है फिजिकल करेंसी में, 500, 1000, 2000 जो भी नोट मेरे पास। हाँ जी। अब जब मैं इस पैसे को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर या दूसरे देश में जाऊंगा, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस सेट हैं कि एक इंडियन सिटीजन या एक XYZ कंट्री का सिटीजन अगर दूसरे देश जा रहा है, तो दिस इज द इनफ अमाउंट या एक लिमिटेड अमाउंट है जिसको आप कन्वर्ट करा करके उधर ले जा सकते हैं। देखिए पैसे का क्या क्या होता है, जब आप इधर आप इंडिया में मान लो, आप इंडिया में ABC हो, आपके पास इधर भरपूर पैसा है जो कि आप इंडियन गवर्नमेंट को शो ही नहीं कर सकते, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपने वो पैसा उधर भेजना है, तो उसका टर्म क्या ना होगा कि सिंपल आप हवाले से पहले उधर भेजोगे, हवाले से उधर जाने के बाद वहाँ का जो भी लोकल जिसका अकाउंट है उसकी जो लिमिट होती है वो एकदम हाई एंड पे रखवाते हैं, ताकि अगर उसने 5000 करोड़, 2000 करोड़, 200 करोड़ कोई भी अमाउंट है, उतनी अमाउंट अगर उसने उस अकाउंट में डाली तो एक्सेप्टेबल हो जाती है। और वैसे भी DBS बैंक जो सिंगापुर था, उसका काम ही यही था कि कितना अमाउंट डालो। जैसे कि आपका सेम एज होता है दुबई में किसी को कुछ लेना देना नहीं है, आपका अकाउंट है, आप कितना अमाउंट डालो, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। आपको सर लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता होगा इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है? सपोज जैसे आपने हवाले का नाम लिया या फिर इस तरह के 1-2 वर्ड्स हो रहे हैं मार्केट में ना, कि जो ये पैसे का लेन देन, बड़ा पैसा जो इधर उधर करते हैं, हाँ जी, तो कोई ना कोई तो मीडिएटर है। देखिए मीडिएटर तो है और ये चीज़ें तो हो रही हैं, इधर ओपन हो रही है, सबको मालूम है। लेकिन ये कि हम एक चीज़ होती है ना, पर्दे के पीछे रह जाती हैं, ओपन नहीं होती, तो वही चीज़ है, सबको मालूम है ये चीज़ होनी है, लेकिन पर्दे के पीछे हो रही है चीज़ें। सर रिसेंटली एक न्यूज़ हो रही थी कि UIDAI जो आधार कार्ड की जो संस्था है, तो वहाँ से हम इंडियन सिटीजन्स का डेटाबेस एज लो एज 500 रुपीज़ के आसपास में बेचा गया। तो क्या जब ये आधार कार्ड का इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, तो हमें बताया गया कि एक ही कार्ड होगा जिसमें आपकी सारी आइडेंटिटी होगी, बट ये आइडेंटिटी जो हमारे लिए सबसे प्रायर है, और आपके बैंक डिटेल्स, आपका पैन नंबर सब कुछ इससे, सब चीज़ इससे, उसी के डेटा को अगर बेचा जा सकता है चुरा करके हैकर्स द्वारा, तो हम कैसे समझें कि हम 1% भी सेफ नोट पे खेल रहे हैं, या फिर हमारा पैसा, हमारी इंफॉर्मेशन कुछ भी कहीं तक तो बचे? कुछ तो ऐसा लेकर के आना चाहिए गवर्नमेंट को कि यार आप 10% सेफ हो। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं .gov.in या फिर .nic.in, एक NIC का मेल सर्वर होता है, NIC के सर्वर पे सारी चीज़ें होस्टेड हैं। तो बेसिकली इंडिया में होस्टेड अभी करी गई हैं चीज़ें। पहले आपका डाटा क्या होता था, रूट होकर US से वापस इधर इंडिया आता था। तो अभी आपने देखा होगा पीछे सारी ऐप्स बैन हो गई थी, आपका व्हाट्सएप बैन कर रहे थे, टेलीग्राम चलाओ आप, ठीक है, सारी चीज़ें बैन करके इंडियन ऐप्स ला रहे थे। क्यों ला रहे थे? ताकि इंडिया में ऐप्स आएंगी, डाटा हमारा बाहर तक सर्कुलेट ना हो, कोई भी डाटा है। आज की डेट में अगर आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी भेजते हो, आप मेरे सामने बैठे हो, अगर मेरे को हाय भेजोगे, तो वो ना डाटा ये नहीं कि यहीं से यहीं तक मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से US जाएगा, व्हाट्सएप के सर्वर से सर्कुलेट होकर फिर वापस मेरे पास आएगा। तो इसका रूट कितना बड़ा होगा, यहाँ से ये आपका जो आप सिंपल हाय लिख के भेजोगे वो US होके आएगा विद इन फ्रेगमेंट ऑफ सेकेंड्स। अभी रिसेंटली हमने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में सुना था। हाँ जी। तो रशिया ने क्या किया था, जो सबसे पहला अटैक था वो वाया सैटेलाइट हुआ था। हाँ जी। यानी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ गोलियां चलाओ, लोगों को पकड़ो मारो, उन्होंने सबसे पहले जो वार होते थे उसमें ये होता था कि कोई सामान भारत से किसी देश में जाना होता था, हम उस सामान को रोक देंगे कि भैया हम नहीं दे रहे, तो लोगों को दूसरे तरीके से मारा जाता कि भाई तुम्हें खाने के लिए चीज नहीं मिलेगी, पानी जो है ना पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो रशिया ने क्या किया, सैटेलाइट को अटैक किया। सैटेलाइट के अटैक करने से यूक्रेन में वहाँ पे लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए, लाइट पावर बिल्कुल चला गया। आप अगर 10th फ्लोर पे रह रहे हो, 20th पे रह रहे हो, आपके पास कोई चांस नहीं है नीचे आने का, ठीक है। और आप किसी को, इवन गवर्नमेंट को भी, आप किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी मैसेज सर्कुलेट नहीं कर पा रहे थे। बट एक चेन सिस्टम शायद काम कर रहा था वहाँ पे, जिसको गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था किसी दूसरे सैटेलाइट के हेल्प से, जिसका एक्सेस बाहर के देश से नहीं लिया हुआ था, या जो इंटीग्रेशन था उसका वो यूक्रेन बेस्ड था। तो वो लोगों को मैसेज कन्वे कर पाए कि वी आर अटैक्ड
बाय रशिया टेक्निकल ये अटैक हुआ था। हाँ जी। तो जैसे आज हम बात करें, ये तो किसी भी देश के ऊपर हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी में हम आइटम्स जो है ना चाइना से हम बहुत सारी चीजें बहुत चीजें, और चाइना ने 2020 में इंडियन वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनको भी हैक करने की कोशिश हाँ जी। ठीक है, जब हमारा युद्ध का इवन आपके जो कैमरास आते हैं सारे मेड इन चाइना होते हैं, ठीक है। इधर ही विजन का बीच में बहुत बड़ा आया था कि जिन जिनके घरों पे कैमरास इंस्टॉल्ड है उनका पूरा डाटा चाइना में एक्सेस हो रहा था। वो लोग देख सकते थे कि कहाँ पे आपके क्या सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है, क्या चीज़ें, सब चीज़ें देख सकते। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए सर, टेक्नोलॉजी तो बहुत अभी वास्ट जाएगी, बहुत फास्ट जाएगी। हाँ, बहुत वास्ट है और बहुत वास्ट जाएगी भी अभी, क्योंकि क्या इतना आ जाएगा कि आप बस सोचोगे और चीज़ हो जाएगी। और इवन मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, मेरे पास कॉल आती है कि हमें हैक कर लिया। अच्छा, हमें हैक कर लिया? हाँ, मतलब लोगों के कॉल आते हैं कि हमें हैक कर लिया। नहीं, वो न्यूरल माइंड, हाँ, न्यूरल माइंड जो होता है ये टेक्नोलॉजी है, ये न्यूरल माइंड कि किसी के दिमाग के ऊपर कंट्रोल पाना। वो पहले भी होता था सर, जिसको हम हिप्नोटिज्म, हाँ, अपने वही चीज़, लेकिन यही चीज़ अब साइबर से लिंक्ड होती जा रही है धीरे धीरे। मैंने इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स में हैं। इवन मेरे पास 15-16 लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि ना जी हम हैक हो गए। तो मैंने कहा कि आपका कोई ऑपरेशन हो, आपके अंदर कोई राइस इंटीग्रेट की है, क्या की है? नहीं। तो मतलब इवन मैं आपको एक केस बताता हूँ, ऐसा आया कि एक आदमी आया, वो मेरे सामने बैठा है, मीन्स ऐसे 1 to 1 हो रही है, तो उन्हें कह रहा है कोई लोग आके मेरे कान में बोलते हैं कुछ। मैं कहा कौन लोग है? कह रहा मारना चाहते हैं मेरे को। मैं कहा अच्छा। तो उन्हें कह रहा है वो एक फ्लैट में रहते हैं, ऐसे ऐसे ये चीज़ें बता रहा है, उनके पास स्विफ्ट कार है, ये है। मैं भी शॉक्ड हो गया, मेरे को पहले लगा पागल था, इसको कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। मैंने यही सोचा था, लेकिन वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो मेरे पास 15-16 लोग ऐसे आ गए, तो मैं शॉक्ड हुआ। इवन मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ, एक लेडी है गुड़गांव की, उसने मेरे को इसके ऊपर टॉपिक्स भेजे कि ना सर मैं हैक हो रही हूँ, तो ना ये चीज़ें देखो मेरे साथ ये हो रहा है। उसने टॉपिक्स भेजे, मतलब ऑनलाइन उसने सर्च किया कि ना वो हैक हो रही है। बट हम अगर इंडिया की बात करें, वी आर इनटू 5G, 5G। बट जितना मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, जब तक इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर ये जो नेटवर्किंग सिस्टम है ये और ज़्यादा तेज नहीं हो जाता, तो न्यूरॉन्स पे कंट्रोल पाना नहीं है, टफ है, अफेक्ट है तो। लेकिन एक चीज़ है ना, आपको किसी चीज़ से भी कम्युनिकेट करनी है तो कहीं ना कहीं तो लिंक जनरेट करना पड़ेगा आपको। आपके अंदर अगर मैं कोई आईसी इंटीग्रेट करूँ तो ठीक है, मैं वाईफाई से कनेक्ट होकर आपके अंदर घुस जाऊँगा, लेकिन मैं कोई आपके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपसे कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपसे कनेक्ट कैसे होऊंगा? मेन चीज़ तो ये है। तो मैं इसी चीज़ को लेके शॉक्ड हूँ। मैं इसलिए शॉक्ड हुआ क्योंकि मतलब बंदा मेरे सामने बैठा है, बंदा मेरे सामने बैठ के कह रहा है सर अगर मैं ये हाथ उठा दूँ तो आप ये मत सोचो ना मैं ना उठा रहा हूँ, जब मैं आपको उल्टा सीधा बोल दूँ तो ये मत सोचो ना मैं ना बोल रहा हूँ, वो मेरे कान में बोल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक लेडी का केस आया, वो कह रही है कि ना ये जो कैमरे आपके ऑफिस में, इनसे हमें देख रहा है कोई, इनसे हमें देखता है, इनसे हमें देख रहा है कोई, और उसके बाद ब्लैकमेल कर रहा है हमें कोई। यूएस में कुछ सर्कल है मेरे, उधर पोस्ट किया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है। आपने यूएस में ट्राई किया है ये जानने का, उन्होंने बोला ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी को क्या नाम वो दे रहे हैं और वो कैसे काम करती है ये जानने की आपने कोशिश की है? हाँ, मैंने किया, अलग अलग नाम है, मतलब ये ना सॉफ्टवेयर बेस्ड है सारी चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर बेस में क्या है कि जैसे आप एक सामने वाले को हिप्नोटाइज करते हो, उसी टाइप से कंप्यूटर के थ्रू आपके माइंड को एक ही चीज़ दिखा के बता के उसके ऊपर डाइवर्ट कर दिया जाता है उस चीज़ पे, ताकि आप उसके अलावा सोचोगे नहीं कुछ। फिर इवन मेरे पास एक मालवीय नगर का केस था, वो 2 भाई थे और उनके इधर मम्मी पापा थे। वो लोग क्या करते थे कि उनके पास जो भी बातचीत होती थी, अपने घर में बात करते थे, तो सामने वाले घर के पास पहुंच जाती थी इन्फॉर्मेशन। उनके घर पे मैंने स्कैनिंग करी, कोई कैमरा नहीं था, सारे अपने इक्विपमेंट्स बंद कर दिए। वो लोग आपस में घर पे जैसे बैठे लिख के बात करते थे, आपस में बोलते नहीं आते। जो बोलते थे, अगर उन्होंने सपोज बात करी आज खाने में क्या बनाया, भिंडी, सामने वाला कहता था तो भिंडी बनाई है तुमने। मैंने उनके घर में सारे इक्विपमेंट्स चेक कर लिए, वाईफाई हटवा दिया, इंटरनेट हटवा दिया, मोबाइल फ़ोन लॉक करा के अंदर रखवा दिया ड्रॉर में। घर में कितने मेंबर थे? 4 मेंबर। कौन कौन? फादर, मदर, 2 बेटे। उनके सामने वाले घर में बेटियां तो नहीं थी? नहीं। तो मैं भी इतना शॉक्ड हुआ था, मैंने उनके सब चीज़ें स्कैन कर दी, कहीं पे कुछ नहीं आया। मैंने इवन जब मैंने कहा तुम बात करना अपने फ़ोन स्विच ऑफ मार देना सब, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने उनको लास्ट ऑप्शन दी, मैंने कहा एक काम करो आप लोग चारों जाओ, सब कुछ घर पे छोड़ जाओ, कुछ मत लेके जाओ,
पार्क में जाके बैठो, जाके उधर बात करो। उन्होंने पार्क में जाके बात करी, तो वो भी बता उनकी दें। इन्फॉर्मेशन भी पहुंची। मैं खुद शॉक था कि ना ये क्या चीज़ चल आपने रही है। सामने वाली पार्टी से बात करने की कोशिश करी जो नहीं ये ऐसा करते हैं? नहीं, सामने वाले मतलब मतलब उन्होंने मेरे को कैमरे की लाइव वीडियोस दिखाई कि उन्होंने सामने वाले को जब कहा कि ना तू हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे जान रहा है, तो सामने वाले से उनका झगड़ा हो गया, हाथापाई होगी, मारपीट हुई। कितने केसेस ऐसे आए हैं इस तरह के शॉकिंग इंसिडेंट्स आपके सामने? ये शॉकिंग इंसिडेंट्स ना अभी आने चालू हुए हैं हाल फिलहाल में। सर आज के टाइम का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो फ्रॉड है, जो पैसा हमारी बिना मर्जी के निकाल लिया जाता है, कहीं ना कहीं चोरी ही है। तो ये ऑनलाइन जो फ्रॉड है, अभी जैसे नोएडा पेटीएम वाला जो केस हुआ, एक यहाँ से महिला से 6 लाख रुपए के आसपास का जो है ना, और उन्होंने क्या किया कि पेटीएम का वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव खुद को प्रिटेंड किया जो हैकर थे, और उन्होंने 6 लाख रुपए ले लिए महिला से। तो ऑनलाइन फ्रॉड ये कितने तरीके से हो सकते हैं या कितने तरीके के होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? सर ऑनलाइन फ्रॉड की बात करते हैं ना, ऑनलाइन बहुत फ्रॉड है। मतलब अगर देखोगे तो इतनी सारी फील्ड्स बन गई है इसके अंदर भी कि आप सोच नहीं सकते। सिंपल एक फ़िशिंग का एग्जांपल देता हूँ। फिशिंग, यस। हाँ, मेरे घर पे 2 घर छोड़ के एक है, तो उनके क्या हुआ, उन्होंने एक 10 लाख की एफडी कराई थी। एफडी मैच्योर हुई, आज एफडी मैच्योर हुई। जो उसका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर था, उन्होंने अपने ऑफिस से कॉल किया बच्चों को कि ना बेटा एक एफडी मैच्योर हुई आज, तो एक बार बैंक में कॉल कर पूछ कि इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है। ओके। बच्चे नादान हैं, उनके लिए सब कुछ है गूगल। गूगल खोला, इधर IDBI बैंक कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, सर्च करते ही सबसे पहला नंबर आता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चों ने फ़ोन नंबर मिलाया तो सामने से आवाज़ आई, हाँ जी IDBI बैंक से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा सर हमारा ना एक एफडी मैच्योर हुई है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जानना चाहते हैं। तो सामने से उसने सिंपल कहा कि ना ये चीज़ आप अपने घर पे बैठ के खुद भी देख सकते हो, हमारा भी सर्वर डाउन है, तो आप अपने खुद बैठ के ना देख लो। ऐसे हाँ देख लो। तो बच्चों ने कहा कैसे पॉसिबल है, तो उन्हें कह रहे हैं हम एक URL भेज रहे हैं सर्वर का, उस पर आप लॉगिन करो, अपना अकाउंट लॉगिन करो। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है क्या है कि उसने जो URL भेजा, बच्चे नादान है, उनको सिर्फ दिखी IDBI बैंक का लोगो, फोटो, डेट्स इट की IDBI बैंक की साइट है, URL पे ध्यान नहीं दिया। URL जो भी था XYZ ध्यान नहीं दिया। खोल दी साइट, फिशिंग पेज था जो कि इन्फॉर्मेशन उठा के इधर अटैकर तक भेज रहा था। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक कराया, लॉगिन पे क्लिक करते उसने मांगा अपना अकाउंट नंबर एंटर करो। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने अकाउंट नंबर एंटर करके सबमिट किया, वो पहुँच गया अटैकर के पास। इधर अटैकर भी एक और लैपटॉप जब PC खोल के बैठा था, उसने रियल साइट खोल के वहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर दिया। फिर बात आती है OTP की। नेक्स्ट पेज पे आपका जो आपने सबमिट किया, नेक्स्ट पेज आ गया OTP का। अब OTP कैसे आएगा, यहाँ से तो OTP गया नहीं, यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन अटैकर तक गई है। जो इधर अटैकर ने बैठ के वहाँ पे अकाउंट नंबर डाला, वहाँ से OTP जनरेट होकर उनके पास आया। बच्चों ने OTP डाल दिया, इधर OTP डाल के सबमिट किया, तो वो OTP इधर अटैकर के पास पहुँच गया। इधर अटैकर ने OTP कॉपी किया, रियल साइट पे जाके OTP डाल दिया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद विड्रॉल मारा, उसके लिए OTP आया, वो भी उधर पेज बना के दे दिया। फिर से OTP आया, उसने डाला। अब डालने के बाद उसने 3 लाख विड्रॉ कर लिए। फिर उसने साथ फ़ोन पे था, उसने कहा साइट अभी डाउन है, एक और बार ट्राई करो। एक और बार ट्राई कराया, फिर एक OTP आया, 5 लाख और उड़ा दिए। उसने करते करते 14 लाख रुपए उड़ा दिए उनके अकाउंट से। ये पकड़े जाने के इनके चांसेस क्या, रिकवरी होती है इनकी? देखिए रिकवरी में क्या होता है कि जैसे कई केसेस में हमने इन्वेस्टिगेशन की, हम लोग गए भी, जैसे कि अकाउंट नंबर आ गया हमारे पास, उसका एड्रेस आ गया। पहली बात होती है गेटवे ऐसा होता है कि 3 पेमेंट अगर आपका अकाउंट में से 3 जगह पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी, तो चौथी जगह की पेमेंट ट्रैक नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, हमने इन्वेस्टिगेट किया, जैसे मान लिया पहला अकाउंट ही है, इसमें से हमने 1930 पे कॉल करा के पेमेंट फ्रीज करा दी थी। 5 लाख रुपए बच गए, बाकी पैसे उड़ गए थे। तो जब इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट में क्या कि अकाउंट नंबर आ गया, राजस्थान का कोई गाँव था, उसका अकाउंट नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सब चीज़ें मिल गई। जब उधर पहुँचे रेड के लिए जब पहुँचे तो देखा तो उस जगह पे एक ओल्ड लेडी थी, उसके नाम पे अकाउंट था। तो बेसिकली क्या किया जाता है कि आपके नाम पे अकाउंट खुलवा दिया, आपको कह दिया आपको हर महीने पेंशन आएगी, साइन अपने कर दिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, खाली अकाउंट आपका अपडेट हो रहा है, आपको हर महीने 1100 दे देंगे, ये आपकी पेंशन आई है सरकार से। ओके, बल्कि होता उल्टा है कि हाँ। जो पैसा फ्रॉड करके लिया जाता है वो उसमें डाला जाता है। हाँ जी, ताकि उन अटैकर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी ग्रामीण की बात कर रहे थे, तो मैं वही कहता हूँ कि ग्रामीण में आज कहीं पे भी आप पहुँचो। सर एक चीज़ ये है, सपोज एक कोर्स मैंने बनाया, XYZ किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए मैं मान करके चलता हूँ, मैंने कोर्स बनाया ताकि ये बेटरमेंट के लिए यूज़ हो।
उससे लोग बेनिफिट उठाते हैं। बेनिफिट ये उठा रहे हैं कि एक कोर्स उन्होंने सीख लिया, मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग का मैंने किसी को कोर्स कराया, हाँ जी, उसने सीख लिया और वो फिर अच्छा काम कर रहा है, डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करा रहा है। हाँ जी। जो ये काम हैकर लोग करते हैं, जो गलत करते हैं, तो क्या ये भी सिखाया जाता है कि यार तुम ऐसे फ्रॉड करो? नहीं, सीखा नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। बेसिकली क्या है कि माइंडसेट होता है आपका। माइंडसेट मतलब टेक्नोलॉजी जो है, हाँ, वो काम कर रही है ना किसी ने। टेक्नोलॉजी देखो, आप ना हमारा चैनल खोलना, अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन यूट्यूब पे। हमने एक बंदा उठाया फ्रॉड वाला, तो हमने उसका पूरा इंटरव्यू डाला, उसके ऊपर रिकॉर्ड करके डाला है। आप देखना, वो बंदा गूगल से ही कन्नड़ भाषा सीखा, कन्नड़ में फ्रॉड करता था, गूगल एडसेंस लगाता था, अकाउंट कैसे खोलता था, फ़ोन नंबर ही पासवर्ड होता था, और जितना पुराना अकाउंट होगा उस अकाउंट के ऊपर गूगल एडसेंस लग जाता है, बैन नहीं होता अकाउंट। वो ऐसे ऐसे ढूंढ के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं आती, सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन लिमिटेड चीज़ आती है, लिमिटेड चीज़ में भी वो ना फ्रॉड कर जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें हम उनके सामने, तो हम उनसे ज़्यादा प्रायर सोच सकते हैं, लेकिन वो छोटी चीज़ लेके ही इतना बड़ा फ्रॉड कर जाते हैं। इनका सर एक नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं से तो इनके भी तार कनेक्टेड होते होंगे कहीं ना कहीं तक, तो एक बहुत बड़ा शायद लेवल हो सकता है। जब मैं दिल्ली पुलिस में था, हम लोग जमतारा रेड मारने गए। बेसिकली क्या होता है, जब रेड मारते हैं तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब लोकल पुलिस को जब इन्फॉर्म किया, अब मान लिया कि जमतारा में 20 लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। अब 20 लोग क्या करने हैं, अगर 20 कॉल मारेंगे रोज की, 2 भी फंस गए, अगर 20-20 हज़ार भी हो तो 40,000 रुपये पर डे हो गया, और ऐसे 20 लोग हैं, आप लगा लो क्या अमाउंट होगी, ठीक है। उसमें से अगर 1 लाख रुपए हर महीने थाने में जाएगा तो पुलिस आपका साथ देगी कि ना नहीं देगी। हम लोग रेड के लिए जाते थे, रेड के लिए जाके इन्फॉर्म करते थे, उसके बाद जब हम उधर पहुँचते थे पूरा का पूरा गाँव खाली हो जाता था। 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, 5 दिन तक कुछ नहीं आता था, कोई नहीं आता था, पूरा गाँव खाली। जैसे हम लोग वापस आए फिर सारा गाँव भर जाता था। सर यहाँ की कन्वर्सेशन से हम ये तो जान गए कि हमें थोड़ा सा सेफ गेम खेलना पड़ेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, ये समय आगे बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जाएगी। तो उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आपको एडवांटेज क्या लगते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अगर हम केवल अपने देश के बारे में बात? सर अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं 2010 की बात करता हूँ, 2010 के अंदर जो साइबर के फ्रॉड के केसेस होते थे, मान के चलिए 5,000, 2,000, 3,000 इस टाइप के होते थे। आज अगर उन्हीं की बात करूँ तो लाखों में हो गए वो, जो कि रजिस्टर्ड है सिर्फ वो। मतलब काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो कि कंप्लेंट होती नहीं है, रजिस्टर्ड होते नहीं है, जैसे कोई करता नहीं। हाँ, तो नहीं होते, 80 लाख या 1 करोड़ के आसपास हो सकता है। हाँ जी, तो इतने केसेस हमारे मतलब इंक्रीज़ हो गए हैं। वो क्यों ना हो गए हैं, क्योंकि हमारा इंटरनेट का यूजेज इंक्रीज़ हो गया, क्राइम उधर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं सिंपल बात करता हूँ, 2010 में अगर कोई आपको धमकाना चाहे, पहले आप अगर सड़क पे चल रहे हो, आपकी जेब में पैसा पड़ा है, तो आप घबराते थे, लूटा जा सकता है। हाँ, लूट लेगा। आज कोई क्या ना करेगा, आपके जेब में अगर क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, कुछ भी होगा, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंपल आपको हैक करके आपका पैसा उड़ा लेगा। आप अगर पहले की टाइम पे बात करो तो आपकी टाइम में क्या है, एक सिंगल एंटर कीबोर्ड से मारने से पूरा का पूरा वर्ड बर्बाद इधर हो जाएगा इमीडिएट, ठीक है। हम सबसे पहले जो सेमिनार देते थे, हम सेमिनार में क्या स्लाइड चलाते थे, हु इज़ द पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और हम स्नैप्स दिखाते थे मोदी जी की, स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये सब। तो सबसे क्वेश्चन होता था कि सबसे पावरफुल आदमी कौन है, ठीक है। तो कोई कहता था बैटमैन है, कोई कहता था स्पाइडरमैन है, कोई कहता था मोदी जी है। लेकिन हम उसके बाद बोलते थे तुम सब गलत हो, सबसे पावरफुल आदमी है हैकर। एक हैकर चाहे तो पूरे एक दिन के लिए एक पूरी कंट्री को शट डाउन कर सकता है, जो कि आपने, हाँ, जो कि आपने बताया कि लाइट, बिजली, पानी, फ़ोन, बैंक, सब कुछ डाउन हो जाएगा, सब कुछ डाउन। अगर एक कंट्री को एक दिन के लिए शट डाउन कर सकता है तो उससे ज़्यादा पावरफुल इंसान कोई नहीं हो सकता। एडवांटेज की बात करो तो एडवांटेज की बात करो, अगर हर बंदा इस चीज़ को सीखता है और विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ अगर काम करता है, और अगर दिल से काम करता है और एक्चुअल में काम करता है, तो ये क्राइम रेट हमारा बहुत कम हो सकता है। सर एक चीज़, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है इस टाइम जो कि चीज़ों को सॉल्व कर सके। रोज़ केस आ रहे हैं, मान लिया कोई भी XYZ है, उसका फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर उसकी मॉर्फ करके न्यूड फोटोज़ बना के डाल दोगे, क्या जाता है? हाँ, बहुत आते हैं केसेस, सेक्सटॉर्शन के केसेस बहुत आते हैं। तो इस टाइप के जो भी केसेस आते हैं, तो एक नॉर्मल जो एक गर्ल है, उसकी इज्जत उसके लिए सबसे बड़ी है, और उसकी अगर कुछ ऐसी वीडियोज़ या इमेजेस डाल दी जाएंगी, ना वो हट पाती हैं उस पर से, ना उसके ऊपर कोई एक्शन हो पाता है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। आप 5-10 जनों से जब तक उसको रिपोर्ट नहीं कराते तब तक नहीं हटती। वो भी आपका सीक्वेंस में ना होती है चीज़ें, क्यू में होती है। फेसबुक के पास क्यू में जाएंगी, तब वो हटेंगी, तब चीज़ें होंगी। तो मतलब आप कर ही नहीं सकते उन चीज़ों में कुछ। सेक्सटॉर्शन है, आपको वीडियो कॉल आएगी, सामने से वीडियो ही प्ले हो रही है,
लेकिन फिर आपको नहीं मालूम, आप उसके झांसों में ना आ जाओगे, सर मैंने आपको सुना है ब्लैकमेल एक दो किया। केसेस इस तरीके से। हाँ जी। और रिसेंटली एक न्यूज़ भी मैंने पढ़ी थी, जो लोग पॉर्न एडिक्ट होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आसान होता है इन लोगों को टारगेट सर करना। पॉन के इधर एडिक्टिव की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन बिहेवियर है, जी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी आएगी वीडियो कॉल में, तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगे, मतलब एक ह्यूमन माइंड बोलूँगा, आप डाइवर्ट हो गए। और 90% 99% के केसेस ऐसे आ रहे हैं, इवन कि हमारे कई मिनिस्टर्स और हमारी अच्छी अच्छी रैंक के लोग भी इनके अंदर फंस चुके हैं। हाँ, आजकल एक नया केस चल गया कि आप 2000 लगाओ आपको 4 मिलेंगे, 4 लगाओगे 8 में मिलेंगे। तो सब फ्रॉड है। हाँ, सब फ्रॉड है। बताता हूँ कैसे होता है। आपको एक पैनल दे दिया जाता है, पैनल पे आपका अकाउंट बना दिया। अब पैनल मैंने बनाया है, मैं उसके ऊपर जो बैलेंस आ रहा है, चाहे उसको 2000 दिखाऊँ, चाहे 5000 दिखाऊँ, चाहे 20000 दिखाऊँ, मेरे हाथ में वो, हाँ मेरे हाथ में, मैं उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने वो वाला पैनल आपको दे दिया आपके नाम से, आपने लॉगिन किया, मैंने आपको कहा कि जी इस XYZ अकाउंट में 2000 रुपये डालो, आपने 2000 रुपये नॉर्मल ट्रांसफ़र मार दिए, 2000 मेरे पास आ गए। अब मैंने उस पैनल पे क्या दिखा दिया, उस 2000 को 4000 कर दिया, आपको लगा मेरे पास 4000 हो गए। तो आप क्या करोगे, जब लालच मिलता है इंसान को, तो आप कहोगे ये 4000 है ना, 2000 तो फ्री के है मेरे, तो मैं ये पूरे के पूरे 4 इन्वेस्ट कर देता हूँ, 8 हो जाएंगे। आप वही पैसा उठा के फिर इन्वेस्ट मार दोगे फिर ऑनलाइन, ठीक है। आपके वो 4 के हो गए 8। गेम चल रही ऑनलाइन सारी, जो कि वर्चुअल है सारा, मतलब हमारे पास हार्ड मनी नहीं है, सिर्फ 2000 आपने हार्ड दिए वही है बस। आपके हो गए 8, आपने वही 8 को सोचा 16 बना दूँ, आपने फिर इन्वेस्ट मार दिया ऑनलाइन, उधर ही 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 से 64 हो गए, 64,000 पहुँच गए, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, ठीक है, डबल हो रहे हैं, तो 64,000 हो गए। अब जब 64,000 हो गए तो आप कह रहे हो जी 64,000 तो 2000 ही तो लगाए हैं, 64,000 तो मेरे फ्री के बन गए, तो मैं 64 को ही मार दूँ भाई, 128 हो जाएंगे, तो आप उसको भी इन्वेस्ट कर दोगे। बंदे ने ऐसे ही किया, इन्वेस्ट मारता गया, जब उसके 20-30 लाख हो गए वो, तो उसने सोचा अब मैं इसको विड्रॉ मार लूँ। अब जब विड्रॉ मारने बैठा तो विड्रॉ नहीं हुए, उसमें आगे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आपका अकाउंट सीज हो गया। अब अकाउंट सीज को अनब्लॉक करने के लिए क्या है प्रोसीजर है, जितना अमाउंट आपका पड़ा उतना अमाउंट और डालो। अब आपके 20 लाख रुपए पड़े हैं, 20 लाख पड़े हैं, 20 लाख और डालो, तब आपका इधर अनफ्रीज होगा, 40 लाख हो जाएंगे, 40 लाख का डबल आपको 80 लाख मिलेगा। तो उसके साथ वो सारा पैसा चला जाता है, बल्कि वहाँ पे केवल नंबर दिखाया जा रहा है, नंबर दिखाया जा रहा है, मनी नहीं है। तो ये तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं ब्रीच, किसी के हाथ में है। हाँ मैनुअली। सपोज आई एम द फाउंडर ऑफ एन एक्स ऐप जिसको ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, तो ये तो उनके हाथ में पावर हो सकता है, उनके हाथ में भी पावर है हमारे साथ, लेकिन हाँ, क्योंकि देखिए आजकल सबसे बड़ा एग्जांपल है बिटकॉइन। आपका बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में कोई हार्ड कैश नहीं है आपके पास, सिर्फ वैल्यू बढ़ रही है कि अगर मेरे सर्वर पे आपने बिटकॉइन के पैसे दिए, तो एक बिटकॉइन अगर 40 लाख का है तो मैं आपको 40 लाख रुपए आपने मेरे को दिए, मैंने एक एंट्री डाल दी, आपके पास एक एंट्री आ गई। मेरे पास पावर है, कोई भी फिजिकल मनी नहीं है, मैं उसको 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 5 कर दूँ, क्योंकि अगर मेरे पास एक्सचेंज है उसका तो। बट मैंने तो क्या किया कि मेरे पास एक्स अमाउंट था मेरे अकाउंट में, और बिटकॉइन की या फिर किसी भी इस तरीके से डॉजकॉइन या XYZ कोई भी करेंसी है, उसको मैंने परचेज किया अपनी डिजिटल मनी, जो एक्चुअल मनी है, एक्चुअल मनी उसको देके मैंने किसी एक अकाउंट में ट्रांजैक्ट किया, हाँ, जो किसी गेटवे मेथड से उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से अटैच है, इधर अटैच हुआ। मेरा तो पैसा गया, पैसा आपका गया, लेकिन मैंने वर्चुअली उसको बढ़ा दिया, मैंने केवल वर्चुअल बिटकॉइन में दिखा दिया, हाँ, बल्कि जो मेरा पैसा एक्चुअल पैसा है वो उस अकाउंट में गया जहाँ पे मैं दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल एक ऐप के माध्यम से जाएगा, जिसमें केवल ये मेंशन होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी की ऐप है, अकाउंट है। हाँ जी, ओके। तो ये क्या है कि ये चीज़ है कि मतलब हम लोग ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन इन्वेस्ट में इस टाइप के फ्रॉड बहुत होते हैं। तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ केस, उसमें उस बंदे ने क्या किया, 20 लाख लगाए, 20 लाख फिर और लगा दिए ताकि विड्रॉ हो जाए, अपना 80 लाख हो गए, 80 लाख, हाँ 20 लाख भी गए, 80 लाख हो गए। 80 लाख को फिर वो करने के लिए सेम चीज़ खेली, उसने लगाए, उसने अपने गाँव से पैसा उठा के 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर दिया इस पर, 1 करोड़, ताकि मेरे को 2 करोड़ मिल जाए। ग्रेड भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के गई है, आपको उससे माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि आप उसी तरफ डाइवर्ट हो गए बस। सर अभी आपने एक न्यूज़ सुनी थी कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स ने कहा है कि बैंक में तो आपने सुना ही है कि वो नीरव मोदी वाला केस है, हाँ जी, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हमारा जो ना हार्ड अर्निंग मनी जो है ना उसको लेकर के भाग गए हैं लोग, यहाँ से इंडिया से चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कमिंग फ्यूचर में, जैसा सुना है हमने
कि म्यूचुअल फंड्स में या एसआईपी में जो आने वाला बड़ा फ्रॉड होगा वो म्यूचुअल फंड में होगा, हाँ जी। ऐसा सुनने में आ रहा है। आप हाँ जी। कितने सहमत हैं? हाँ जी, एकदम सहमत हूँ, क्योंकि इस टाइम काफ़ी सारे फ्रॉड इस टाइप के चालू भी ना हो गए हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको इंडेक्स वगैरह पे प्राइस आएगा वही सेम प्राइस आपको इधर भी दिखाई देगा, तो आपको लगेगा ग्रो हो रहा है, आप इन्वेस्ट इधर मारोगे, ग्रो उधर भी हो रहा है और उसी रेट पे इधर भी आपको दिखा रहा है, लेकिन फ्रॉड इधर हो जाएगा आपके साथ। कोई भी अगर सर्वर है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो एक मैनुअली कोडिंग से जनरेट होता है, कोड बना के सॉफ्टवेयर को साइड को बनाया जाता है, उसको ऑपरेट करना मैनुअली हमारे हाथ में है कि हम उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर एक स्क्रिप्ट से भी। अगर स्क्रिप्ट से करते हैं तो इधर ऑटोमेटेड हो जाता है कि कोई भी पैसा डाला तो उसके अपने आप एंट्री अपने आप इंक्रीज़ होते थे, ठीक है। और अगर हम मैनुअली करना चाहें तो हमारे पास पावर होती है, एक जो भी एडमिन होता है, इस एडमिन के पास पावर है कि वो उसको मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। आप लोन की एप्लीकेशन कोई भी डालो, ठीक है, जब जस्ट आप इंक्वायर करोगे कि ना मेरे को 2,000 रुपये लोन चाहिए, सिर्फ 2,000, आपको दुनिया भर के हाँ, वो आपसे क्या आपका पैन कार्ड डलवाएंगे, आपका इधर आधार कार्ड डलवाएंगे और आपका एक ऐप डालोगे, आप ऐप डालोगे, ऐप डालती क्या करती है, ऐप परमिशन दे देती है और वो क्या करेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो ना होगा, इंस्टेंट 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इंस्टेंट आ जाएंगे। आपने अभी इंक्वायर किया सिर्फ और 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ी नहीं, वो ना लगाते मोटा ब्याज। आपका अगर कल देखोगे खोल के, जो आपने 2,000 दिए थे वो 2,200 हो गए, देना पड़ेगा। हाँ, परसों देखोगे 2,400 हो गए, लगाते जाएंगे। 3 दिन बाद आपको कॉल करेंगे, जी आपके 2,600 हो गए, आपने लिए थे जो, ठीक है। आप जा तो आप उनको 2,600 दो, नहीं दोगे तो जो आपकी ऐप डाली ना, ऐप से पूरे की पूरी आपकी फ़ोटोज़ और कॉन्टैक्ट सिंक हो गए। आपके कॉन्टैक्ट में सब जगह फ़ोन मारेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, धमकाएंगे, जिसने पैसे लिए आपके न्यूड्स बनाएंगे, वीडियोस बना के भेजेंगे, सबको सर्कुलेट करेंगे। इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में हाल फिलहाल एक पिटीशन इधर जाहिर हुई थी, तो उसके ऊपर इन्होंने एक्शन लिया है, तो कि कोई भी बैंकिंग सेक्टर की साइड अप्रूव नहीं होगी गूगल प्ले पे। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जहाँ आपको ऑनलाइन कोई भी लालच दिया जाता है तो आप समझो आप किसी ना किसी हादसे के शिकार होने जा रहे हो। सर 3-4 एप्लीकेशंस हैं जो मेजॉरिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नाउअडेज ट्विटर, यूट्यूब भी आप कह सकते हैं। इन 5 एप्लीकेशन का जो एक्सेस में यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उठते वक्त हम देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम, सोते वक्त तो देख रहे हैं इंस्टाग्राम, बच्चों के हाथ में फ़ोन है तो रील्स देख रहे हैं बच्चे। तो कई बार केसेस आपने सुने होंगे कि भाई बच्चे के हाथ में फ़ोन था, कोई लिंक आया, उसने अनजाने में क्लिक कर दिया, पेमेंट होगी, सारा पैसा चला गया। हाँ जी, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स पे कोई लिंक आ रहा है हाँ कि आपको ये परचेज करना है, इसमें वो किया तो सारा अकाउंट जो है ना चला गया, उड़ गया। हाँ जी। तो इनके लिए आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि भाई इन एप्लीकेशंस को सही तरीके से किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं? देखिए सर, इनके लिए यही है कि आपका जितना भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या DL हो गया, या कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि मेरी प्राइवेसी को ब्रीच करती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ोन में कभी भी मत रखिए, ठीक है। जितनी एप्लीकेशंस डाल रहे हो, एप्लीकेशंस क्या करिए, आपका डेटा आगे पहुंचा रही हैं, आपका डेटा ब्रीच 101% हो रहा है। इसका मैं नहीं, इसको मैं कैसे काम? हाँ जी, डार्क वेब क्या है कि बेसिकली डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड के हैकर्स इकट्ठे होके सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब टोटल इलीगल कंटेंट उसके ऊपर मिलता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और आपका ड्रग्स ट्रैफिकिंग, सब कुछ उसके ऊपर अवेलेबल है। आप जाओ, कुछ भी परचेज़ करो, सब कुछ मिलता है। इधर हथियार बेचे जाते हैं, गांजा बेचा जाता है, सब कुछ उसके ऊपर अवेलेबिलिटी है, ठीक है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करके जा सकते हैं। आपका जितना कंटेंट है मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा, आपके फ़ोन को छूऊंगा भी नहीं, खाली अपना ईमेल आईडी देना, आपकी जो भी फोटोग्राफ्स हैं सारी आपको डार्क वेब पे दिखा दूंगा मैं आपके फ़ोन की। इनकेस आपके फ़ोन पहले भी 2-3 फ़ोन खोए हैं, उनमें वो ईमेल आईडी थी, तो उन फ़ोन का भी डाटा सारा आपको डार्क वेब पे दिखा दूंगा, जो कि उधर पहुंचा हुआ है, आपने कहीं शेयर नहीं किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी इज़ मिथ। इससे सेल्फ अवेयरनेस इतनी है कि अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू शेयर मत कीजिए, इसमें मत डालिए, ताकि आपको लगता है मेरा आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे डाटा ब्रीच ना हो जाए, तो आप अपना आधार कार्ड फ़ोन में रखिए मत। सर अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ, सामान्य व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो उसके लिए बेसिक स्टेप्स, प्रायर स्टेप्स, शुरुआत को कहाँ से करें ताकि उसके साथ? देखिए, आपके पास सबसे पहली चीज़ आपको क्या कि सेल्फ अवेयरनेस है, वो आप नहीं करते। अगर आपके साथ फिर भी कोई क्राइम हो जाता है तो आप सबसे पहले 1930 पे कॉल कीजिए और cybercrime.gov.in पे जाके अपना एक फ़ाइल कीजिए कंप्लेंट,
ठीक है। कंप्लेंट फाइन करने के बाद आप देखिए, अगर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप को इंटरनेट से एकदम इधर ऑफ कर दीजिए, कोई अच्छा एंटीवायरस डालिए, उसको स्कैन कीजिए। इनकेस फिर भी आपका लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप अपने लैपटॉप को एक बार फॉर्मेट कर लीजिए, रूट लेवल फॉर्मेट करने से आपकी जो भी है फाइल्स इस टाइप की इन्फेक्शन वाली है वो है हट जाएंगी। और अगर फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन के अंदर आप अच्छे एक स्पेशलिस्ट से उसको स्कैन कराइए। स्कैन कराने पर मालूम हो जाएगा आपका फ़ोन हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि हैक अगर आपका फ़ोन हो रहा होगा तो दो ही चीज़ें, आपकी बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इंटरनेट की यूजेज बढ़ जाएगी। ओके, तो इन दो ही चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका फ़ोन हैक है, तो आप स्कैन करा सकते हैं। क्योंकि छोटे मोटे वायरस तो इधर इंटरनेट हम चलाते हैं तो आ ही जाते हैं, लेकिन अगर एक रैट या ट्रोजन एक एंटीवायरस उसको नहीं पकड़ पाता, तो एक मालवेयर अगर आ गया तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट आप उसको स्कैन कराइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so अच्छा much. लगा आपसे बात करके।